वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं और बहुत आसान वे से मैं आप करवा रहा हूं। इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। अगला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन, इसका एक नाम हो रहा है एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे से कर ली तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फार्मूला सिखाने से पहले, इसकी डेफिनेशन सिखाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सपोज कर लो एक बैग है, सपोज करो एक बैग दे रखा है आपके पास। इस बैग के अंदर 4 व्हाइट बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है, 7 ब्लैक बॉल्स है। कुछ भी दे रखा है, हमने एक मान लिया। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई होएगा। मैंने आपको क्वेश्चन में कहा है 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन, 3 ब्लैक बॉल्स बी ड्रॉन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने किसके ऊपर करवाई है? विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर। तो 3 ब्लैक बॉल बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये एक्सटेंशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट आएगी कि हम इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ब्लैक बॉल निकालनी है। ए को मान लो फर्स्ट ब्लैक बॉल, बी को मान लो सेकंड ब्लैक बॉल, सी को मान लो थर्ड ब्लैक बॉल। लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट ब्लैक बॉल बी ड्रॉन, फर्स्ट ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। सबसे पहले एक ब्लैक बॉल निकालते हैं। बी को नाम दे दिया सेकंड ब्लैक बॉल बी ड्रॉन, सी को नाम दे दिया थर्ड ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। 3 बॉल निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कंडीशनल में भी मैंने ऐसे ही लिखवाया था। अब 3 ब्लैक बॉल निकालिए। पहली ब्लैक बॉल निकालो, कितने तरीकों से आएगी? 7 आउट ऑफ 14। बहुत आराम से, कटिंग नहीं करनी, बहुत आराम से। पहली ब्लैक बॉल निकल गई। अब सेकंड ब्लैक बॉल निकालनी है। सेकंड ब्लैक बॉल निकालोगे विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल निकाल ली, जेब में डाल ली, आगे। तो यहां कितनी ब्लैक बॉल बच गई? 6। तो सेकंड ब्लैक बॉल कितने तरीकों से आएगी? 6 तरीकों से आएगी। कितने आउट ऑफ 6? 3, 9 और 4 13। लो जी, सेकंड ब्लैक बॉल भी निकल गई। थर्ड ब्लैक बॉल निकालो। थर्ड ब्लैक बॉल अब यहां 6 की जगह क्या बच गया? 5। तीसरी ब्लैक बॉल कितने तरीकों से आई है? 5 तरीकों से आई है। हमने वेज देखते हैं, जैसे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी करके आए हो। 5 आउट ऑफ 5, 3, 8 और 4 12। ये 3 ब्लैक बॉल निकल गई बहुत आराम से। मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है। अब आप सोचोगे सर इसमें एक्सटेंशन कैसे बोल दिया आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की? ध्यान से देखो, ये क्या है? पी ए निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या है? सेकंड बॉल बी, प्रोबेबिलिटी बी निकाली, पर किसको यूज करके निकाली? किसकी कंडीशन यूज हुई? ए की। क्यों? क्योंकि ए को फर्स्ट बॉल तो निकाल चुकी है, फिर जो बच गया उसमें से बी निकाल रहे हैं ना, ए कंडीशन यूज होगी। चलो आगे देखते हैं। ये अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरी ध्यान से देखिए तो अपने आप समझ आएगा। सी, अब ये क्या निकाल रहे हो? सी, पर किसको यूज किया है? बी को। बी ने किसको यूज किया है? ए को। तो सी ने किसको यूज किया? गिवन क्या हो गया? ए और बी। ए और बी, और मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसलिए ये मोर देन 2 इवेंट्स पे लगती है। मोर देन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स, मोर देन 2 इवेंट्स। अगर 2 पे लगाओगे तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। 2 से ज्यादा बॉल्स या किसी चीज पे लगाओगे तो वो एमटीपी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब देख सकते हो सी निकाल रहे हो, पर गिवन क्या हो गया? ए और बी तो निकल ही चुकी है, तो ए इंटरसेक्शन बी। सपोज कर लो अगर इसमें 3 की जगह वो 4 कहता तो आप एक डी भी सपोज करते। तो डी ब्लैक बॉल, मैं सिर्फ ब्लैक बॉल्स की बता रहा हूं, बाकी ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूं। अगर अब ब्लैक बॉल निकालते तो 4 आउट ऑफ
4 3 7 और 4 11। तो ये हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। क्या क्या गिवन है, ए बी सी तो ब्लैक निकाल ही चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। अगर डी मानोगे तो इसकी जगह क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आएगा इसकी जगह। क्योंकि अब 4 एलिमेंट्स ले लिए, 5 लोगे तो ये इंटरसेक्शन ई के साथ आ जाएगा। इंटरसेक्शन सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी चीजों को। क्योंकि बी निकालने के लिए कब निकलेगा, जब ए निकला होता है। सी कब निकलेगा, जब ए बी दोनों हो गए। डी कब निकलेगा, जब ए बी सी हो गए। तो ये कंबाइंड होने शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर ये आपने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, अगर इसकी जगह विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो क्या होएगा। अगर एमटीपी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड थी, विदाउट रिप्लेसमेंट पे, तो एमटीपी भी किसके ऊपर बेस है, विदाउट रिप्लेसमेंट पे, विदाउट रिप्लेसमेंट पे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, रिमार्क के तौर पे याद रखोगे आप, अगर इसके अंदर विद रिप्लेसमेंट आ गया वर्ड, विद रिप्लेसमेंट, अगर इसके अंदर विद रिप्लेसमेंट वर्ड आ गया, देन एमटीपी चेंजेस, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, मैं पहली ब्लैक बॉल क्या आ रही थी 7/14, सेकंड ब्लैक बॉल क्या आ रही थी 7/14, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। मैं लिख रहा हूं विद रिप्लेसमेंट में क्या होना था, फर्स्ट ब्लैक बॉल 7/14, सेकंड भी 7/14, थर्ड भी 7/14। पहले का दूसरे का पहले पे कोई इफेक्ट ही नहीं था। फर्स्ट अलग तरीके से है, सेकंड अलग तरीके से है, थर्ड अलग तरीके से है, इनका आपस में कोई अटैचमेंट ही नहीं थी अगर विद रिप्लेसमेंट आता। तो इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता, फिर ए इंटरसेक्शन बी, अगर 2 होते तो पी ए निकालते और पी बी निकालते। इसमें बाय ए तो लगना ही नहीं। क्यों नहीं लगना, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। अगर ये 3 में होता इंडिपेंडेंट, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी लिखते हैं हम, तो बहुत आराम से। 4 में होता तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी मल्टीप्लाई पी डी लिखते। तो इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं था। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हुआ, आप ये फार्मूला ऐसे करो, आप पहले ये राइट डाउन करो, फिर मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या हुआ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, तो ये हो गया, ये समझ आ गया। और ये किसके ऊपर बेस है, इंडिपेंडेंट। मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं, विद रिप्लेसमेंट के ऊपर। इसको विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसी की ज्यादा एक्सटेंशन है वो बेस थ्योरम बन जाएगी। तो ये क्या होता है, 2 इवेंट्स है, ये फार्मूला मैं लिखवा चुका हूं। इसको इसके नीचे लेके जाओगे तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बनता है। मैंने पार्ट नंबर 1 2 में यही करवाया है। और मोर देन 2 इवेंट्स के लिए मैंने कहा है, तो 3 आ रहे तो ये फार्मूला, 4 आ रहे तो ये, एंड सो ऑन चलता रहता है। प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये रिमार्क पता होना चाहिए था। ये जो एमटीपी है बेस्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर। ये फार्मूला याद नहीं करना, अपने आप क्वेश्चन में मैं लिखवाऊंगा बार बार, याद नहीं करना। आपको पता कैसे लगेगा कि इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आएगा बोथ या एंड। कंडीशनल में क्या था, एक दे रखा होता था, एक फाइंड आउट करना था, उसको यूज करके फाइंड आउट करो। या इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट दे रखा होता था। इसके अंदर बोथ वर्ड दे रखा होएगा या एंड वर्ड दे रखा होएगा। अंडरस्टूड है कि इससे करना है। मोर देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन या मोर देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। कहता है अगर विद रिप्लेसमेंट आ गया तो एमटीपी किसमें चेंज होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में चेंज हो जाएगा। ये भी मैं बता चुका हूं। ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था, विदाउट रिप्लेसमेंट पे। ये आपको स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखवाए हैं, ये याद होने चाहिए। जितना आप कंफर्टेबली प्रोबेबिलिटी करोगे ना, उतनी जल्दी फ्लो में सारी चीजें समझ आएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है।
तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप ये फार्मूला राइट डाउन कर लो, पर क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा, याद नहीं करना आपने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत आसान है। कहते हैं 2 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली साइमल्टेनियसली। मैंने पार्ट 1 में सिखाया है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां से क्लियर है एमटीपी का क्वेश्चन है या कंडीशनल का क्वेश्चन है। दो ही तो कॉन्सेप्ट है, या कंडीशनल या एमटीपी। कहते हैं एक बॉक्स है, बॉक्स में से निकालनी है 2 balls। उस बॉक्स के अंदर 3 ब्लैक है और 4 व्हाइट दे रखी है क्वेश्चन में। एक बॉक्स दे रखे है, एक बॉक्स के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स है और 4 व्हाइट बॉल्स दे रखी है। कहते हैं इसमें से 2 balls निकालनी है। 2 balls आर ड्रॉन। सारी कहानी लिखनी जरूर है। 2 balls आर ड्रॉन। जो आपने 2 balls निकालनी है ना, क्वेश्चन में कह रहा है बोथ आर ब्लैक। बोथ का मतलब ये है कि ये एमटीपी का क्वेश्चन है और ब्लैक निकालनी है दोनों की दोनों। लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट ब्लैक बॉल बी। बॉल्स कौन सी है? ब्लैक। और बोथ क्या दिया? मतलब एमटीपी। फर्स्ट ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। फर्स्ट ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। बी को क्या नाम दे दिया? सेकंड ब्लैक बॉल बी ड्रॉन। बोथ का है बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आप पूरा नाम लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। तो पहली ब्लैक बॉल क्या आएगी? एक लाइन छोड़ दो, 3 आउट ऑफ 7। सेकंड ब्लैक बॉल क्या होगी? कितनी बच गई? 2 आउट ऑफ 6। अब ये फार्मूला क्या है? पी ए। फार्मूला बाद में लिखेंगे हम, याद नहीं करना। ये क्या निकाला है? बी। किसको यूज करके? ए को यूज करके। बस खत्म हो गया। मैं से प्यार करो, वो आपसे करेगा। 1/7 आंसर। आराम से हो रहे क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सेकंड कह रहा है 2 कार्ड्स निकालने हैं। 2 कार्ड्स कौन से होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। और क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट इज डायमंड और स्पेड। डायमंड कितने होते हैं? 13। ताश खेलनी आनी चाहिए। स्पेड कितने होते हैं आपके पास? वो भी 13। तो विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है, तो बस लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट कार्ड बी डायमंड। फर्स्ट कार्ड बी डायमंड। उसे क्या पहला कार्ड डायमंड निकालना है। बी इज इक्वल टू सेकेंड कार्ड बी स्पेड। उसने स्टेटमेंट में कहा है सेकेंड कार्ड स्पेड होना चाहिए। बस 2 कार्ड निकालने हैं। क्लियर है, विदाउट रिप्लेसमेंट से कहा है। इसने ये थोड़ी कहा है अगर ये गिवन है तो वैसा निकालो। 2 कार्ड्स निकालने हैं, पहला स्पेड दूसरा डायमंड। तो विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है स्टेटमेंट के अंदर, तो बाय एमटीपी। चाहे बोथ डायरेक्ट ना दे रखा हो फिर भी एक ही बात है। तो पहले क्या निकालेंगे? डायमंड। वो क्या आएगा? 13/52। अगला क्या निकालना है? स्पेड कितने है? 13। लेकिन एक कार्ड तो निकल चुका है ना, तो टोटल कार्ड कितने बच गए फिर नेक्स्ट टाइम? 51। यही समझना था कि ऊपर फर्क नहीं आया, नीचे फर्क आएगा। ये चीज समझनी थी आपने। तो ये फार्मूला क्या है? पी ए। ये क्या है? बी को निकाला है, पर ए तो चाहे ऊपर से यूज हो नीचे से यूज हो, ए तो यूज हो ही गया। मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं था इस क्वेश्चन में। चाहे बोथ ना लिखा हो, पर अंडरस्टूड है, देख के पता लग रहा है अब तो। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 वाइट है, 5 वाइट, 7 रेड, 8 ब्लैक बॉल्स है। 4 बॉल्स भी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 व्हाइट बॉल्स भी ड्रॉन, उसने कहा है 4 व्हाइट बॉल्स भी ड्रॉन। स्टेटमेंट में कहा रहा है कि 4 बॉल्स निकालनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं करनी। और वो 4 जो निकालनी है बॉल्स, वो व्हाइट, ऑल दी बॉल्स आर व्हाइट, यही कहा है। बॉल्स बी ड्रॉन, सारी की सारी व्हाइट होनी चाहिए। देख के पता लग रहा है कि एमटीपी है। तो लेट A is equal to first white ball be drawn. First white ball be drawn. B is equal to second white ball be drawn. C is equal to third white ball be drawn. D is equal to fourth
वाइट बॉल बी ड्रॉन बाय एमटीपी। चारों वाइट कहा था ना उसने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये फार्मूला मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ए निकालो। वाइट क्या आएगी 5 आउट ऑफ 12 और 8 20। अगली 4/19, फिर 3/18, फिर 2/17। मल्टीप्लाई कर लेना। फार्मूला पी ए पी बी बाय ए पी सी बाय ए इंटरसेक्शन बी, जितनी मर्जी निकाल लो, हम फार्मूला एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे इंक्रीज हो ही जा रहा है बस। आसान था, कोई मुश्किल काम नहीं था, मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर बोथ वर्ड नहीं दे रखा, पर अंडरस्टूड 4 वाइट बॉल बी ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसी में से पहले 1 निकालोगे, फिर 2 निकालोगे, 3 निकालोगे, 4 निकालोगे, ऑटोमेटिकली एमटीपी लगती दिखाई दे रही है आपको। कहता फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड थर्ड एन एस विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स निकालने हैं, सेम कहानी 52 कार्ड्स है। किंग्स की बात की है उसने और एस की बात की है। किंग कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं 4, टोटल 3 कार्ड्स ड्रॉन, 3 कार्ड्स बी ड्रॉन। कहानी में उसने क्या दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 किंग होने चाहिए, पहले 2 किंग, तीसरा एस होना चाहिए, एक एस होना चाहिए। तो लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट किंग कार्ड बी ड्रॉन, फर्स्ट किंग कार्ड बी ड्रॉन, फर्स्ट किंग कार्ड बी ड्रॉन। बी इज इक्वल टू सेकेंड किंग कार्ड बी ड्रॉन, सी इज इक्वल टू 1 एस कार्ड बी ड्रॉन, एस कार्ड बी ड्रॉन। तो बाय एमटीपी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले किंग क्या आएगा 4/52, दूसरा किंग 3/51, फिर एस 4 यहां तो ऊपर 4 आएगा, नीचे कम हो रहे हैं ना कार्ड, एक किंग कम हो गया, फिर दोबारा एक किंग कम हो गया, तो 2 कार्ड्स तो निकल ही चुके हैं ना। तो नीचे 50, बच्चे यहां 52 लिख देते हैं, ये गलती होती है इनसे। तो फार्मूला पहले पी ए आ गया, फिर पी बी बाय ए आ गया। मैं ए बी सी नाम दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। कंडीशनल में भी मैंने ए बी नाम दिया था, प्रॉब्लम ही नहीं आई थी। मल्टीप्लाई पी सी निकालने के लिए ए और बी यूज हुआ, चाहे डिनोमिनेटर में यूज हुआ। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं यार सर आप ये अलग अलग कर रहे हो, इसको कंबाइन कर लो, 4 में से 2 निकाल लो, 52 में से 2 अपने आप निकल जाएगी। और मैंने कहा था ये मेथड मैं नहीं करवाऊंगा, जिसने करना है वो खुद कर सकता है, पर ये अल्टीमेट मेथड है। सारी प्रोबेबिलिटी में मैं एक ही पैटर्न करवाऊंगा, पास्कल ट्रायंगल भी करवाऊंगा, मीन और वेरिएंस में जब आगे कॉन्सेप्ट आएगा तो एक ही कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूँ। ये अच्छा मेथड है, इसको फॉलो करो। ये मेथड थोड़ा अच्छा नहीं है, कुछ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पर अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है। कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखवा देते हैं एक सिंगल टर्म को 4c1/50c1, तो ये मैं लिखवाना पसंद ही नहीं करता। डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कॉम्बिनेशन वाले तरीके से नहीं कर रहे, हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मेरा चैप्टर देखो, मैंने हर क्वेश्चन 2 तरीकों से करवा रखा है, परमुटेशन से भी करा रखा है और बॉक्स वाले मेथड से भी करा रखा है। तो ये भी द अल्टीमेट मेथड है। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आएगा कि सर आप सारे क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, अगर पेपर में विदाउट रिप्लेसमेंट ना लिखा है तो क्या होएगा? अगर पेपर में विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब वो एमटीपी का क्वेश्चन नहीं है। एमटीपी के क्वेश्चन के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर विद रिप्लेसमेंट लिखा आ गया तो एमटीपी किसमें चेंज होएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। तो अब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहानी बहुत आसान है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। कहता पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, यूनियन दे रखी है, पी फाइंड करो। वी नो डैट पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है? यूनियन 0.6, पी ए क्या दे रखा है? 0.4, पी बी क्या दे रखा है? पी, ये तो दे ही नहीं रखा।
पर स्टेटमेंट में इसकी जगह हमें दे रखे है इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं, इसलिए हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी भी लिख सकते हैं बड़े आराम से, खत्म हो गया बस। 0.6 माइनस 0.4 इक्वल टू पी माइनस 0.4 इंटू पी। 0.2 पी कॉमन, 1 माइनस 0.4 पी कॉमन निकाल दिया। 0.2 इज इक्वल टू पी 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 2/6 इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू 1/3। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अलग से नाम दे दिया, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते थे। ये क्वेश्चन अलग तरीके का है। क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सैंपल स्पेस है, ई मल्टीपल ऑफ 3 है, एफ इवन नंबर है, चेक करो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अगर इसमें ई और एफ ले लिया क्वेश्चन के अंदर ताकि आपको ये लगे कि ए बी नहीं ई एफ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, पी ई इंटू पी एफ की अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तभी कहेंगे। अगर नहीं आया तो नहीं है, चेक करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 वाले कौन कौन से केस है, एक 3 है, एक 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ई कितनी आ गई, 2 केस आउट ऑफ 6। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 3 केस आउट ऑफ 6। दोनों की इंटरसेक्शन क्या आई आपके पास, एक 6 ही आई, तो इसकी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी के साथ क्या आ गई, 1 केस आउट ऑफ 6। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो ये क्या है 1/6, ये क्या है 2/6, ये क्या है 3/6, 6 1/6 इक्वल टू 1/6। हैंस E and F are independent event. E and F are independent events. अगर वो स्टेटमेंट में बोलता है चेक करो, तो ऐसे सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी और कुछ भी नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है टारगेट को हिट करने की 4/5 और प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है टारगेट हिट करने की 2/3। दो केस का है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको बहुत सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है और ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, या प्रोबेबिलिटी आप ऐसे करो, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो अब इसको ये फार्मूला क्या आएगा, हिट द टारगेट, ए ने हिट करेगा, बी हिट नहीं करेगा। एक ने एट लीस्ट का है ना, या ए ने हिट नहीं किया, बी ने टारगेट को हिट कर दिया, या एट लीस्ट वन ऑफ देम का है, दोनों भी टारगेट को हिट कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। या तो एक करेगा हिट टारगेट या दोनों करेंगे, या मतलब और मतलब प्लस, इसलिए प्लस आया। केसेस, जब भी केसेस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर तो प्लस हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर पी ए बार निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, 1 में से माइनस, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं, पार्ट 1 में मैंने फार्मूला भी लिखवाया था। अगर बी बार निकालना चाहूं 1 में से माइनस 1/3। आप करके आए हो पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है वो, बस वैल्यू पुट कर दो। अब तो कुछ भी नहीं था, 1/3 और ये क्या आएगा 1/5 इंटू 2/3 प्लस 4/5 इंटू 2/3। सोल्व करना, आंसर आएगा। तो 4 + 2 + 8/15, 14/15। बच्चे गलती करते हैं, ये केस तो कर लेते हैं, एक ने टारगेट को हिट किया, दोनों वाला केस करना भूल जाते हैं। एट लीस्ट का है इसलिए दोनों केस आएंगे। बी पार्ट में कह रहा है वो इसके ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो वेरी सिंपल, वन ऑफ देम का है
एक करेगा दूसरा नहीं करेगा, प्लस पहला नहीं करेगा दूसरा करेगा, तो ये तीसरा केस नहीं आया, बाकी सारा सेम है। 4/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3, 4 + 2/15, 6/15, 2/5, 3 2 are 6, 3 5 are 15। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर PA, आपको PB लिखने की जरूरत ही नहीं है, PA लिख दो सीधा कि एक ने हिट कर दिया। अरे जब आप गेम खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, 2 पर्सन भाग रहे हैं, तो फर्स्ट कौन आएगा? कॉम्पिटिटर तो होएगा ना, एक फर्स्ट आएगा तो एक हारेगा, एक जीतेगा और एक हारेगा, इसलिए B बार है। अगर एक ही केस लिख दोगे तो वो क्या, फिर वो एक सिंगल पर्सन का आया। 2 केसेस होने जरूरी है, एक जीतेगा एक हारेगा, चाहे कोई भी केस बन जाए। ये केसेस बनाए हैं, या तो ये वाला केस 1, या तो A जीतेगा या B जीतेगा या दोनों जीत जाएंगे, फिर इन केसेस को प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ऐसे करता हूं, एक आधा क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। क्वेश्चन में कहता है ये दे रखा है PA और PB फाइंड करो इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स आपको ये चीज +1 में करके आए हो, अगर A एंड B आर इंडिपेंडेंट होएगा। पिछले क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन होती है कि सर A ही लिखो या B लिखो, टारगेट एक ने हिट करना है तो एक को फेल करके दिखाना पड़ेगा ना, तभी आप कंबाइंड केस बनेगा। तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट है, विच इंप्लाइज A बार और B बार भी इंडिपेंडेंट होएगे। अगर A और B इंडिपेंडेंट होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको वैसे तो लिख ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको वैसे लिख सकता हूं। PA PB बार इज इक्वल टू 1/6, बड़े आराम से लिख दिया मैंने। PA बार को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PA, PB इज इक्वल टू 2/15। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PB, 1/6, PB माइनस PA इंटू PB, 2/15, और ये मल्टीप्लाई करोगे PA इंटू PB, ये आपके पास आएगा 1/6। इसकी वैल्यूज पुट करके और इसमें दोबारा बैक पुट करना, अपने आप आंसर आएगा। सेल्फ कैलकुलेशन के लिए मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा जो नोट्स है, पर मैं सेल्फ कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो MTP में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट। अगर इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास कोई भी बुक है, जो भी आपके पास बुक है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 4। थैंक यू और एंजॉय द मैथ।